हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंट्रोवर्शियल कॉस्ट टू मेजर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट भी होता है और कंट्रोवर्शियल भी होता है, जिसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है हमारे पास नो स्टिपुलेटेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे डिबेंचर्स पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट पहले से स्पेसिफाइड होता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे दिए जाने वाले डिविडेंड की रेट भी पहले से स्पेसिफाइड होती है। बट इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना डिविडेंड दिया जाएगा, इसको रिगार्डिंग कोई भी रेट हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं होती। इसलिए बोला जाता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेस नहीं होता, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट माना जाता है। सेकेंड रीजन हमारे पास है रेट ऑफ डिविडेंड वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड डिस्क्रेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। यहाँ पे ये बोलते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर। जिन सालों में प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे उस सालों पे ज़्यादा डिविडेंड की पेमेंट की जा सकती है, और जिन सालों में कम प्रॉफिट्स होंगे उस टाइम पे डिविडेंड की रेट कम भी हो सकती है। तो ईयर टू ईयर कंपनी की प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो वेरी करता है। दूसरी बात, कितना डिविडेंड उनको पे किया जाएगा अर्निंग्स में से, ये चीज़ डिपेंड करती है डायरेक्टर्स की विल पे। तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स नहीं है कुछ भी, तो डिविडेंड की रेट भी चेंज हो सकती है, और अर्निंग्स में से कितना पार्ट डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा वो डायरेक्टर्स की मर्जी पे डिपेंड करता है। इसलिए कॉस्ट जो होती है उसको असरटेन कर पाना डिफिकल्ट होता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास नॉट लीगल बाइंडिंग फॉर कंपनीज टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे कंपनी के लिए कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए। जैसे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी के लिए एक लीगल बाइंडिंग होती है और उन्हें उस इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न्स दिए जाते हैं उनके लिए कंपनी लीगली बाइंड नहीं होती है कोई भी पेमेंट करने के लिए। इट मे देयरफॉर अपीयर्स दैट इक्विटी कैपिटल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी रीजंस की वजह से ऐसा माना जाता है कि जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उसकी कोई कॉस्ट इम्पोज नहीं होती। बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। इक्विटी कैपिटल लाइक अदर सोर्सेज ऑफ फंड डज सर्टेनली इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द फर्म। जैसे हमारे पास बाकी के सोर्सेज होते हैं फंड को रेज करने के लिए, जैसे डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वैसे ही इक्विटी शेयर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर इम्पोज करती है एक कंपनी के ऊपर। When equity shareholders invest their funds in the firm's equity share, they also expect return in the form of dividend and capital gains to commensurate with their risk of investment. जब भी कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी से एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको कुछ डिविडेंड मिलेगा, या फिर जो भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसमें कोई कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, ताकि जो रिस्क वो बंदा ले रहा है इन्वेस्टमेंट करने के बदले में उस सभी को कंपनसेट किया जा सके। ये चीज़ डिपेंड करती है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे वो एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और हो सकता है कि उनको मिल कुछ और रहा हो। हैंस मार्केट वैल्यू ऑफ एवरी इक्विटी शेयर इज डिटरमाइंड बाय द रिटर्न दैट द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट एंड गेट। तो यहाँ पे कंपनी कितना उनको पे कर रही है और इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी से एक्सपेक्ट कितना किया था, इस चीज़ पे उस पर्टिकुलर शेयर की मार्केट वैल्यू डिपेंड करेगी। इन केस हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर ने एक्सपेक्ट किया कि उनको 12% की रेट से डिविडेंड की पेमेंट्स की जाएगी। अगर कंपनी उनको 12% या इससे अबोव डिविडेंड की पेमेंट करती है तो मार्केट में उसकी इमेज अच्छी होगी और इक्विटी शेयर के जो प्राइसेस होंगे वो हाई हो जाएंगे। बट अगर हमारे शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं 12%, लेकिन कंपनी उनको सिर्फ और सिर्फ 9% की पेमेंट कर पाती है, दैट इज बिलो देयर एक्सपेक्टेशन, तो मार्केट में कंपनी की इमेज खराब होगी, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर के जो प्राइसेस होंगे वो डाउन हो जाएंगे। Thus we can say equity shares implicitly involve a return in terms of expected dividend by the shareholders and therefore they carry a cost। इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी से डिविडेंड को लेके,
तो ये जो हमारे शेयर्स है वो कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर इम्पोज करते हैं एक कंपनी के ऊपर। हमारा जो मेन कंसर्न पॉइंट है प्रैक्टिकली वो ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स को कैलकुलेट कर पाना डिफिकल्ट टास्क क्यों होता है। ये एक डिफिकल्ट टास्क है जिसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे वो हमारे शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर कंपनी से कितना एक्सपेक्ट कर रहा है इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाना या इसको मेजर कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को भी को कैलकुलेट कर पाना भी डिफिकल्ट टास्क होगा। द फ्यूचर अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन फ्यूचर। अब हम लोग जैसे नॉर्मल पब्लिक हैं, हम अगर कहीं पे भी पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या सोच के करेंगे कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे हमें अर्निंग्स मिले और ये जो अर्निंग्स या डिविडेंड्स हमें मिलेगा ये फ्यूचर में क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सेम चीज़ इन्होंने बोली कि जो फ्यूचर अर्निंग्स या डिविडेंड्स होते हैं उनके लिए एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि फ्यूचर में वो सारी चीज़ें इंक्रीज होगी। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को फाइंड आउट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कंप्यूटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड, सेकंड मेथड है हमारे पास डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, थर्ड वन इज अर्निंग यील्ड मेथड, फोर्थ वन इज अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ इन अर्निंग मेथड, फिफ्थ मेथड है रियलाइज्ड यील्ड मेथड एंड सिक्स्थ मेथड हमारे पास आएगा कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो ये हमारे पास 6 मेथड्स है जिसको यूज करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ते हैं इनमें से कुछ मेथड्स। आवर फर्स्ट मेथड इज डिविडेंड यील्ड मेथड और इसी को डिविडेंड प्राइस मेथड भी बोला जाता है। This method is based on the assumption that when an investor invests in the equity share of a company, he expects to get a payment at least equal to the rate of return prevailing in the market. Means जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट इतनी तो होती ही है जो कि बाकी कंपनीज पे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जो अदर कंपनीज है जो सिमिलर टाइप का बिजनेस कर रही है वो अपने इन्वेस्टर्स को 12% की रेट से रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा वो एटलीस्ट 12% तो हमारी कंपनी से एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा। हैंस इन ऑर्डर टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल डिविडेंड रिसीव्ड इज डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। इसलिए इस मेथड के अंडर हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है उसको असरटेन करने के लिए डिविडेंड रिसीव्ड को मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हम अपनी कॉस्ट को असरटेन कर सकें। हमारे पास फॉर्मूला है KE दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इक्वल्स टू D1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई बाय 100। D1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर कि एक शेयर पे इन्वेस्टर कितना रुपया डिविडेंड के रूप में एक्सपेक्ट कर रहा है। P0 स्टैंड्स फॉर करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कि एक पर्टिकुलर शेयर का करंट में मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। डिविडेंड यील्ड मेथड की हमारे पास दो अजम्पशंस हैं। फर्स्ट अजम्पशन है शेयर होल्डर्स गिव प्राइम इंपॉर्टेंस टू डिविडेंड। शेयर होल्डर्स जो हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड को देते हैं। सेकेंड थिंग रिस्क इन द फर्म रिमेन्स अनचेंज्ड। वो मानते हैं कि जो एक फर्म का रिस्क होगा वो चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट। अब इस मेथड की हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है इट इग्नोर्स द ग्रोथ इन द रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि इसकी अजम्पशन है कि जो हमारा रिस्क है वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारी डिविडेंड की रेट हुई वो भी कांस्टेंट हो गई, इसलिए क्या बोलता है कि डिविडेंड में इन फ्यूचर कोई ग्रोथ होगी, ये इस बात को इग्नोर करता है। सेकेंड लिमिटेशन है इट इग्नोर्स रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि कंपनी अपने सारे की सारी अर्निंग्स को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, वो अर्निंग का कुछ पार्ट अपनी रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रख लेती है। बट यहाँ पे ये क्या अज्यूम करते हैं कि कंपनी जितना कमाएगी वो सारा का सारा डिविडेंड के रूप में दे देगी, तो इन्होंने यहाँ रिटेन्ड अर्निंग्स को इग्नोर कर दिया।
इट इग्नोर्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स अबाउट इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। ये यहाँ पे शेयर के प्राइस में वेरिएशन को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये करंट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर प्राइसेस में कोई भी चेंज आएगा तो ये इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। इस मेथड की सुटेबिलिटी कहाँ पे है? व्हेन द कंपनी हैज़ स्टेबल अर्निंग्स एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी के लिए ये मेथड तभी फ्रूटफुल हो सकता है जब कंपनी की अर्निंग स्टेबल हो और वो एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती हो। मीन्स हम कितना डिविडेंड देंगे वो उनके पास एक स्टेबल रेट फिक्स्ड हो। इस मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं अब हम। द अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹20, ऑफ विच 60% इज पेड इन डिविडेंड्स। कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। मीन्स यहाँ पे जो अभी वो रेट से डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं, सेम रेट से वो फ्यूचर में भी डिविडेंड की पेमेंट करेंगे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹150। तो हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है D1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो है ₹20 पर शेयर के हिसाब से, और इस 20 में से 60% को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 60% ऑफ ₹20, क्योंकि सारा नहीं दे रहे हैं वो, सारे में से सिर्फ 60% वो पे कर रहे हैं। तो 60% ऑफ 20 हमारे पास आता है ₹12। नाउ P0 दैट इज योर करंट मार्केट प्राइस एंड इट इज मैंशनड इन योर क्वेश्चन दैट इज 150। तो हमारे पास P0 आ गया 150। तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आएगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100। और हमने जब कॉस्ट को कैलकुलेट किया तो अमाउंट हमारे पास परसेंट हमारे पास आ गया 8%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है आपकी 8% इन दिस इलस्ट्रेशन। सेकेंड मेथड है हमारे पास डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। हमने जो अभी अबो केस पढ़ा या फिर हमने जो अभी पहले वाला मेथड पढ़ा उसमें डिविडेंड की बात तो की गई थी, लेकिन उन्होंने डिविडेंड में कोई ग्रोथ होगी या नहीं होगी इस चीज़ को टोटली इग्नोर किया था। जबकि कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो डिविडेंड के साथ साथ डिविडेंड में होने वाली ग्रोथ को भी एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर उसे एट प्रेजेंट जो मिल रहा है उससे ज़्यादा मिलेगा। हैंस व्हेन द डिविडेंड ऑफ द फर्म आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कॉन्स्टेंट रेट, दिस मैथड इज़ यूज्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब भी ऐसा लगता है कि फर्म के जो डिविडेंड्स होंगे वो फ्यूचर में ग्रो करेंगे, तो हम डिविडेंड यील्ड मेथड की बजाय डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड को अप्लाई करते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू D1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस G। D1 योर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 is your current market price and G stands for your rate of growth in dividend। कि डिविडेंड में हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने G को यूज़ किया। अब हमारे पास है इस मेथड की अजम्पशंस। फर्स्ट अजम्पशन है प्राइस अर्निंग रेशो डज नॉट चेंज, कि PE रेशो जो हमारा है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सेकेंड थिंग इज द पे आउट रेशो डज नॉट चेंज, कि हम कितना पे करेंगे उस रेशो में कहीं कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे कि अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी अर्निंग्स का 70% डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिविडेंड के रूप में, तो इस पे आउट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 70% ही हर टाइम पे करेगी। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिविडेंड। तो जैसे जैसे हमारा डिविडेंड का रेट इंक्रीज होगा वैसे ही हमारे शेयर के जो मार्केट प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये 3 असम्पशंस थी हमारे सेकंड मेथड की। लिमिटेशन है इग्नोर्स रिटेन्ड अर्निंग। ये मेथड भी हमारे फर्स्ट मेथड की तरह रिटेन्ड अर्निंग्स को इग्नोर करता है, ये उसकी कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा। सुटेबिलिटी व्हेन देयर इज कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड, ये मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कंपनी डिविडेंड की पेमेंट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ कर रही होती है। मीन्स जैसे अगर 10% ग्रोथ है हमारी डिविडेंड की तो वो हर टाइम 10% ही ग्रोथ को शो करेगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। एक्स लिमिटेड पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹12 पर शेयर इनिशियली एंड द ग्रोथ इन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%।
कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 150। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने का इस मेथड में वो है KE इक्वल्स टू D1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ। अब इस मेथड में जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है सबसे पहले D1 को लेके। देखो हमने जो अपना प्रीवियस मेथड किया उसमें डायरेक्टली हमने देखा कि कितने डिविडेंड की पेमेंट की गई है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ग्रोथ को अप्लाई कर रहे हैं तो ये बोलता है कि 12 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पे किया गया था इनिशियली, लेकिन क्योंकि अब हमारी रेट में वेरिएशन आ रहा है तो हमारा रेट इंक्रीज होके 5%, तो 12 के साथ नेक्स्ट ईयर में 5% एडिशन भी उसको मिलेगा। तो सबसे पहले हमें D1 कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। ये कैसे निकलेगा, 12 मीन्स जो हम डिविडेंड दे रहे थे इनिशियली मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो देखिए अगर हम उन्हें इनिशियली 12 रुपीज़ दे रहे थे तो अब क्योंकि हम उनको ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे इसको अज्यूम कर लेते हैं हम इक्वल टू 1, तो 1 में 5% और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 5 अपॉन में 100 आ गया। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस 0.05, इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे डिनोट किया। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.05 दैट इज 1.05। 12 मल्टीप्लाई बाय 1.05 इक्वल्स टू 12.6। तो प्रीवियसली उनको जो डिविडेंड दिया गया था वो 12 रुपीज़ थे, लेकिन ग्रोथ रेट के साथ अब जो डिविडेंड उनको दिया जाएगा वो है 12.6 रुपीज़। तो ये उन लोगों का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। सेकंड चीज़ हमें चाहिए प्राइस, और प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और थर्ड चीज़ हमें चाहिए ग्रोथ रेट, वो भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम अपने फॉर्मूला में सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं। सबसे पहले D1 12.6 डिवाइडेड बाय योर करंट मार्केट प्राइस दैट इज़ 150 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट दैट इज़ 5%। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने से हमारे पास आता है 8.4% प्लस में ग्रोथ रेट दैट इज़ 5%, और टोटल कॉस्ट हमारी बन गई 13.4%। This was all about today's video. Thank you.